देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। क्या सियासतदान वाकई बेबस हो गए हैं या लाताल्लुक हो चुके हैं? क्योंकि मुल्क में एक अजीब किस्म की अफरा तफरी हमें नज़र आ रही है और सियासतदानों की तरफ से रिवायती वही जुमले और उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वही सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो उन्होंने अस्करी इदारों को ये कह दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके बाद कहानी कुछ इस तरह की है कि पीटीआई के जो बाकी रहनुमा हैं उनके लहजों में जो है वो मोम जैसी नरमी हमें नज़र आने लगी है। पीटीआई ने एक और बयानिया भी अपनाया है और वो ये कि हमें जो है वो अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ जो है दूसरी सियासी जमात जो है वो मुखालिफ बनाकर पेश कर रही है और इसका अंजाम क्या होगा, कितना भयानक होगा, शायद सियासी पार्टीज़ को ये समझ में अभी नहीं आ रहा। क्या हुकूमत की आड़ में जो है क्या हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आड़ में नाकामियाँ छुपाने की कोशिश कर रही है? अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो किस डील के तहत जो है वो लचक दिखा रही है, या वो ये समझते हैं कि स्टिल दे आर दी ओनली ऑप्शन फॉर दी नेक्स्ट इलेक्शन। इस सब से हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। नवाबज़ादा इफ्तिखार हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी से रहनुमा हैं। एडवोकेट अहमद ओवैस होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। और मोहम्मद मुइन भट्टो होंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले मैं मोहम्मद मुइन साहब के पास जाना चाहूँगी और उनसे सवाल करूँगी कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, मुइन साहब, हमने ये देखा कि इमरान खान की तरफ से एक और बयानिया सामने आया है और ये कल आया है कि वो चाहते हैं कि फ़ौज से जो है वो मुज़ाकरात करें। किस चीज़ के मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो फ़ौज से? मुइन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अहमद ओवैस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो रहनुमा तहरीक इंसाफ है। इनसे बात कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अवैस साहब? जी, आ रही है आपकी आवाज़। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी सुना कि हम जो बात करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमने इमरान खान साहब की जानिब से ये सुना कि वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं फ़ौज से। तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो एक बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी है, बीइंग अ पॉलिटिकल हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये तो ऑलवेज जो उनकी होती है मंशा कि आप मुज़ाकरात हैं तो मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात नहीं है तो हम हर जगह पे हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। अदालतों के अंदर हैं, अदालतों के बाहर हैं, खुले मैदान में हैं। मुज़ाकरात पॉलिटिकल डायलॉग करने हैं तो वो करें। तो और पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो फ़ौज से कैसे हो सकता है? ये फौज से इसलिए कि ये हुकूमत किसने बनाई है और ये 90 डेज के इलेक्शन को डिले किसने किया था, और ये लोग उन्हीं के बलबूते पे ये कूदते थे ना। ये आपके पीडीएम की जो लीडरशिप थी सारी, ये तो अपने इनको तो ऐसा लगता है कि अख्तियारी कोई नहीं है, ये उनकी तरफ देखते हैं कि वो लेकिन कुछ अगर हम करेंगे। जनरल अभी अपने और हमने सिपा सलार की सुनिए, बात करें, मैं आसिम आपको मुनीर साहब ये की, तो बता, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी भी सियासी मामले में नहीं किसने कहा बोलेंगे। है, किसने कहा ये? जनरल आसिम मुनीर साहब की पहली मीडिया से गुफ्तगू, अगर आपको याद हो तो। देखिए ना, मीडिया से गुफ्तगू वो कर लें, लेकिन जो सियासत में जो कुछ अभी हो रहा है वो आप एक ही अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान के इलेक्शन से 10 दिन पहले 3 केसेस के फैसले उजलत में किए गए और रात के 1 बजे तक जज जो है वो कोर्ट ट्रायल के अंदर वो अदालत में बैठे होते थे। वो रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक ट्रायल कोर्ट का जज जो है वो किसकी इजाजत के साथ और किसके हुक्मनामे से वहां बैठता था, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो ऐसी ऑर्डर कहीं नहीं किए हुए थे उनको। नहीं तो 2021 में हमने ये भी देखा था, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तब भी जो है वो अदालतें 12 बजे के बाद खुली थी। नहीं, अदालतें खुलने और बात है, अच्छा अदालत अच्छा। खुलती है वो तो ठीक है ना, खुले। लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो जो जब अदालत का एक ड्यूटी रोस्टर बना होता है कि इतने बजे अदालत जो है अपना काम शुरू करेगी, इतने टाइम पे अदालत बर्खास्त हो जाएगी और उसका कोड ऑफ कंडक्ट ये होगा।
ये जब अदालत बनती है ना तो ये कोड ऑफ कंडक्ट और ये ज़ाब्ता बना बिल्कुल वो होता है। फॉलो किया जाता है, अब बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये ज़ाब्ता जो है यहाँ पे कहाँ गया और किसने बनाया और क्यों? और अगर ये बनाना था तो वो हाई कोर्ट ने बनाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ने तो आप कोई ये कह रहे हैं कि ऐसा इमरान खान साहब इसलिए फौज से बात करना चाह रहे हैं कि वो हुकूमत बनाते हैं? जी मैंने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब फौज से इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत बनाती है पाकिस्तान में। बनाई है ना उन्होंने। अच्छा, ये तो सियासी ये जमातें नहीं छोटी बनाती। बात तो है नहीं ना। अच्छा ठीक है, मैं अब मोइन ये भट्टो साहब ने जब हमें ये ज्वाइन किया, मैं ज़रा उनसे ही पूछ लूँ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। भट्टो साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही आवाज़ जी। अच्छा जी, मैंने सवाल किया था एडवोकेट ओवैस साहब से कि जो है वो मुज़ाकरात क्यों चाह रहे हैं इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज से करना, उसके पीछे क्या मकसद है? लेकिन ये असूली तौर पे तो उनको चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पॉलिटिशियंस के साथ ही मुज़ाकरात करने चाहिए। जो इसका एक जमहूरी अंदाज या तरीका है, ये उन्होंने खुद, चूंकि वो उन्हें मालूम है या वो ज्यादा डिपेंड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि उनका जो इक़्तिदार में आना था वो डिपेंड कर रहा था टोटल एस्टेब्लिशमेंट पे। शायद इसीलिए उनका ईमान और यकीन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे है। सियासतदानों के साथ वो बैठना बात करना वो पसंद नहीं करते। और मैं तो हैरान हूँ कि जब वो इक़्तिदार में थे और हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी इमरान खान साहब जो है ना वो अपोजिशन से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। ये तकब्बर की आखिरी मंजिल है कि कोई बंदा किसी के साथ हाथ भी ना मिलाना चाहे। तो जो बंदा इस सोच का मालिक है, हम उसको क्या जमहूरी और क्या सियासी रहनुमा के तौर पे उससे कोई तवक्कुआत रख सकते हैं कि वो किसी सियासतदान के साथ बात करना पसंद करेंगे? वो यकीनन यही चाहेंगे कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूं और एस्टेब्लिशमेंट से मेरा, इसका मतलब ये कि उनका सियासत से और सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका तो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है और यही उनकी सोच है। अच्छा, वफाकी वज़ीर कानून जो है आज़म तारड़ साहब, उन्होंने कई दफ़ा जो है वो मीडिया पे आकर कहा है कि जी APC में आए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं। तब तो ये ऑफ़र नहीं दी एकदम से। अगर आप बात करें किसी और इदारे से बात करने की, तो फ़ौज से बात करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि फ़ौज हुकूमत बनाती है इस मुल्क के अंदर? फ़ौज जो है एक ऐसा इदारा है जो सियासत में इन्वॉल्व है, उसको आप पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं दोबारा? वो यकीनन उनके दिल के अंदर एक वो बात है, उनका जो जहन है उसको मालूम है कि, या उनके यकीन के मुताबिक फौज ही बनाती है, तो वो इसीलिए फौज पे डिपेंड करते हैं। हम तो कहते हैं कि हुकूमतें अवाम बनाती हैं और सियासत में अवाम का रोल होता है, सियासत में सियासतदानों का रोल होता है और सियासतदानों को ही मिल बैठ के मुल्की मसाइल का हल करना चाहिए। और जितनी देर तक सियासतदान नेगोशिएशन पे नहीं आएंगे, एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं करेंगे, मुल्की मसाइल और सियासी मसाइल को मिल बैठ के हल नहीं करेंगे, तो इसके बगैर तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ कि अब जो साबका दौर में जो कुछ भी हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, हम अब उसका ही जिक्र बार बार करते हैं तो ये मुनासिब नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक तमाम सियासतदानों को आगे की तरफ देखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अब क्या करना चाहिए, अब हमारे जो मसाइल हैं उनका हल क्या करना चाहिए। और वो सियासतदान ही मिल बैठ के सोच के और मुतफ़िक़ा और मुश्तरका तौर पर जो फैसला करेंगे उसी की ज़रूरत है और उसी पे यकीनन हमारे मुल्क का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। ठीक है मोहम्मद ओवैस साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ कि जैसे आपने सुना कि मोइन भट्टो साहब कह रहे थे कि जी सियासतदानों का किरदार है और सियासतदानों को आपस में बैठकर जो है वो मसाइल का जो है वो हल निकालना चाहिए। नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब भी चलते हैं। नवाबज़ादा साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जो ऑफ़र है फ़ौज से बात करने की, और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और मुझे ये भी समझाइएगा कि क्या वो बीच में फ़ौज को एज ए निगोशिएटर, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर किस तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही है बात करने के लिए? देखिए, खान साहब का जो मसला है ना जी, जी इससे जब तक कोई बीच में ग्रंटर ना हो कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो कल भी इस बात पे कायम रहेंगे। आप अगर इनका शुरू से देखें ट्रैक रिकॉर्ड जो है,
इन्होंने स्टार्ट किया न्यूट्रल अंपायर से, उसका क्रेडिट लिया और उसके बाद फिर इन्होंने न्यूट्रल्स को जानवर का, फिर कहा कि जी घर में कोई चोरी करने आ जाए तो चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया न्यूट्रल होने का। इस टाइप का उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। और फिर मीर सादिक का, और अब वो कह रहे हैं कि जी आप सर 9 मई का वाकया भूल गए आप, वो भी तो है जी। देखिए ये सारी चीजें हैं। अब जब तक खान साहब की कोई गारंटी नहीं करेगा कि खान साहब जो बात अब कर रहे हैं सुबह इससे बैकआउट नहीं करेंगे। अब आप ये देख लें कि जो चीजें, जितनी चीजें भी अब तक खान साहब ने कही हैं, एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो हमारी ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी बैठ के अपने मसाइल को हल करें। आप ये देखें कि जब असेंबली का इजलास होता है तो हर इजलास से पहले तमाम जो पार्टीज के चीफ विप हैं वो जाके पार्लिमानी लीडर्स भी साथ ये जाके स्पीकर के पास बैठते हैं और आपस में बैठ के तय करते हैं कि आज क्या बिजनेस होगा, किस तरीके से हमने हाउस चलाना है और कौन कौन सी चीजें हमने आज हाउस में डिस्कस करनी है। अगर ये हो सकता है, वहां पर बैठ के ये चीजें सब हो सकती हैं, तो फिर मुल्क की खातिर, मुल्क के जमहूरियत की खातिर क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज बैठ सकती? फिर क्यों नहीं ये बैठ के ये सब कुछ कर सकते जी? चलिए तो हमारी तो पूछ लेते हैं वैसा आपसे। वैसा आप बताइएगा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने में क्या मुश्किल है? इतनी कोई मुश्किल नहीं है, हमने तो बल्कि कई दफा कहा। और ये देखिए कैटेगोरिकली तो ये मैग्नेनिमिटी जो है ना, जो हुकूमती पार्टी को दिखानी होती है, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जैसे कैसे बन गए, लेकिन उनकी तरफ से जब तक ये मैग्नेनिमिटी नहीं दिखाई जाएगी तो ये कैसे बात बनेगी? आप कभी ऐसे भी मुज़ाकरात होंगे कि आप एक सांस में कहें कि जी हम बात करने को तैयार हैं, दूसरे सांस में आप कहें कि जी हम तो बैन कर रहे हैं, तो हमने फैसला कर लिया बैन करने का। कभी इससे ये कौन सा तरीका है? हम तो कहते हैं ना कि तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। कभी ऐसी भी बातें हुई हैं। कभी पॉलिटिशियन इस तरीके से भी बिहेव करते हैं, इसलिए क्योंकि ये अपना जहन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ना इनकी जुबान इस्तेमाल होती है, जो नहीं, लेकिन आप लोग आगे कन्वे हो जाती हैं। आप तहरीके अदम एतमाद के बाद से अब तक क्या आपने डिफरेंट पार्टीज के साथ बैठकर कोई निगोशिएशंस की हैं, कोई पीस टॉक की है, कोई हल निकालने की बात की है? पीपल वो तहरीक उसके जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है उसके बाद तो कहाँ पीटीआई को सांस लेने दिया। आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन देख ली, किसी पीटीआई के कोई एक जलसा होने दिया गया, कॉर्नर मीटिंग किसी की होने दी गई? और दूसरी तरफ वो जो उस वक्त कॉन्विक्ट थे, मफरूर थे, बाहर से आए नवाज शरीफ साहब, और आते ही उन्होंने एक पब्लिक जलसे को एड्रेस कर लिया। एक तरफ ये तजाद जो था इतना बड़ा कौम ने, लेकिन उस वक्त तो 9 मई का वाकया हो गया था ना, उस वक्त तो आपकी पार्टीज के ऊपर काफी ज्यादा इल्जामात थे ना। जी फरमाइए, क्या कहा आपने? मैंने कहा उस वक्त तो 9 मई का वाकया हो गया था, उसके बाद पार्टी पर काफी जो है ताब का शिकार रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, इतने मसाइल हुए हैं, तो तब भी तो आप जो है वो सियासी मुज़ाकरात कर सकते हैं ना। हमने भी यही कहा कि 9 मई के वाकया जो है, हम तो हमारा स्टांस ये है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो शहबाज शरीफ वगैरह ने तैयार किया था, उसको इस्तेमाल किया गया और फौज को भी मुलव्वस करके उनको भी बदनाम करवाने की एक कोशिश की गई। ये टू प्रॉन अटैक था जो फॉरेन एजेंडा था जिनको उन्होंने पूरा किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दो और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को आवाम की नजर में। लेकिन वैसा माजरत के साथ फौज का मौकफ तो ये कभी भी सामने नहीं आया। आईएसपीआर की जितनी भी मीडिया ब्रीफिंग्स होती हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो हमें पीटीआई ने धकेला बदनाम करने के लिए, या नून लीग ने धकेला, या पीपल्स पार्टी ने धकेला। ये तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें आप इलेक्शन की रात को जो 8 मई को इलेक्शन, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी की रात को सारे टीवी चैनल्स के आप वो रिकॉर्डिंग को दोबारा बैठ के सुन लें, एकदम से बंद हो गए और एकदम से वो जीते हुए कैंडिडेट जो उनको हरा दिया गया। ये अथॉरिटी किसने इस्तेमाल की है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि
खुल के जो है वो धांधली हुई थी, तो उसके बाद इतने महीने हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, अब आप लोग ये जो चाह रहे हैं, मतलब मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पार्टी को अभी इस वक्त जो है वो लीड कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में उसके नुमाइंदे हैं, तो क्या आपकी पार्टी को ये लगा कि अब इतने महीने के बाद जब इलेक्शन हो गए हैं हम मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात हम फौज से करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सियासतदान? हम कोई नहीं कह रहे, हमने ये नहीं कहा कि पहले फौज से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो इनको 100 दफा कहा है, हाँ। ये तैयार ही नहीं है। एक लफ्ज में एक दफा ये कह रहे होते हैं कि ये 9 मई के वाकया इन्होंने किया है, हम इनसे बात भी हाथ में बनाने को तैयार नहीं। मैं पूछ रही थी क्योंकि ऐसा नहीं है, जितनी भी मीडिया ब्रीफिंग्स हुई है तारड़ साहब ने जो है कई दफा ये बात की है कि जी आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए। मोइन भट्टो साहब, क्या मैं सही हूँ या इस बात पे गलत हूँ? देखेंगे, ये मेरे भाई ने जिस तरह ये बात की है ना कि 9 मई के वाकया से भी इनकार किया है जी। इसके बाद तो यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि खामोशी ही बेहतर है कि ये 9 मई का इतना खतरनाक वाकया करने के बाद उससे भी डिनाई कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो रिएक्शन नहीं किया, ये सबसे बड़ी उनकी दूर अंदेशी थी, वरना इनके जो ख्यालात थे, इनके जो नजरियात थे और जो ये सहबान चाह रहे थे, अल्लाह ताला ने मुल्क को भी उससे बचा लिया। और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की दानिशमंदाना इस रवैये से अल्लाह ने बचा लिया, वरना ये तो ये चाहते थे कि भाई हम चढ़ दौड़े, जितने भी जो अस्करी अमारात हैं या जितने भी ऑफिसेज हैं, और अब उससे फिर बैकआउट करना, ये इतनी हैरानगी की बात है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि दुनिया पूरी देख रही है, इनके लीडरान वहाँ हमला आवर हो रहे हैं, वो खुद एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो खुद बात कर रहे हैं, इनके बहुत सारे लोग जो इस वक्त वो सारे ट्रायल भी फेस कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें बनी हुई, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। इसके बावजूद अगर कोई इनकार करता है तो फिर बस वो यही हम कहेंगे कि भाई बस अब वो तो हमको कहें काफिर। अच्छा भट्टो साहब, ये बताएं कि जो ऑफर है इमरान खान साहब की फौज से बात करने की, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, आपको लगता है एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर करेगी? देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ ये है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मुल्क में इफ़ाम तकीम आनी चाहिए, लेकिन 9 मई वाले जो खतरनाक और इतने जो मुल्की सलामती के खिलाफ जिन्होंने उन वाकयात में हिस्सा लिया है, उनको अपनी जगह ट्रायल फेस करने चाहिए। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनको मिल बैठ के, एस्टेब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश है, सियासतदानों की भी यही ख्वाहिश है, प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, तमाम सियासी लोगों की यही ख्वाहिश है कि मिल बैठ के आगे की तरफ देखें, मुल्क की मुस्तकबिल की तरफ देखें। और 9 मई का जो वाकया जिन्होंने किया है, वो जिम्मेदार जो लोग भी हैं, उन्हें ट्रायल फेस करना चाहिए। और ट्रायल फेस कर भी चल रहे हैं अभी भी। नवाबजादा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। नवाबजादा साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई सियासी वफ्द हो, जैसे आपके भी पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा हों, कुछ नून लीग के हों और दीगर पार्टीज़ के हों, और वो अगर बात करें, अब ये नहीं मुझे पता कि आप अडियाला जेल में जाके बात करेंगे या क्या सेटअप होगा जिस पर ये गुफ्तगू होगी जहाँ से बात कर सकते हैं आप, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है रेदर देन सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के? देखिए, ये खान साहब ने जो बात की है, खान साहब चाह रहे हैं कि जी हमारे फौज से बात हो और वो उनके साथ अपना वो सारा मसला वो करें। ठीक है। असल जो बात, ये पिछले 5-7 दिन से ये इन्होंने ये किया है, ये सिलसिला शुरू किया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं कि जी आप हमें ना घसीटें बीच में, हम न्यूट्रल हैं, आप आपस में मामला तय करें। अब खान साहब को भी सोचना चाहिए, पीटीआई को भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए और सबको एक साथ बैठना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर असेंबली इजलास से पहले ये इकट्ठे बैठते हैं सब, तो इस मसले में भी सारे इकट्ठे बैठें और उसमें बैठकर ये जितने भी मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी ख्वाहिश है एज अ पॉलिटिकल वर्कर के, 3 चीजों पे ये आपस में कंसेंसस कर लें। एक, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, ठीक है, ताकि फिर 28-29 में फिर यही रोना धोना ना हो कि जी फलां क्यों आ गया, फलां क्या हो गया, फलां। उसके ऊपर दूसरा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर, ठीक है, कि हमारी आपस में जो भी मसाइल रहे
हम एक दूसरे की मुखाफत भी करें, जलसे जुलूस रैलियां निकालें, मगर इकोनॉमी का जो चार्टर्ड है वो कोई strong होना आए चाहिए। कोई जाए गवर्नमेंट में, वो चलता रहे। ठीक है। इसी तरह एक हम चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब और उस वक्त की जमातों के दरमियान हुआ था, उससे और आगे वसी करें, उसमें बाकियों को भी शामिल करें कि एक हम कोड ऑफ कंडक्ट बना लें कि इस हद तक हमने जाना है, इससे आगे नहीं जाना, कि हमने किसी और को, तीसरे फरीक को मौका नहीं देना कि वो कोई शब खून मारे या कोई ऐसी चीज हो। तो बाकी मामला चलते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके मंशूर अपने हैं, सब ने अपना अपना अवाम से वोट लेने हैं, उन्होंने अवाम के पास जाना है। और जो तो खिदमत करेगा, मुल्क के हालात बेहतर करेगा, वही आगे जो है वो इलेक्शन के लिए जो होगा। वैसा बात आपने सुनी रहनुमा मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा साहब की भी गुफ्तगू। अब आप क्या कहते हैं? दोनों जमातें तैयार हैं, वो कह रहे हैं 3 चीज़ों पे आप डिस्कशन कर लें, इसके ऊपर बातचीत कर लें तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है? देखिए, बात यह है कि नवाबजादा साहब ने जो ये बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बड़े अरसे से बार बार टीवी के प्रोग्राम्स में कहता आ रहा हूँ कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और उसको इनिशिएट जो है मेरे नुक्ता नज़र से खुद गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया जाए, और बिला तखसीस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तमाम लीडरशिप को उसको बुलाया जाए, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगी, ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, कोई इससे राइट लेफ्ट नहीं होगा, और तमाम अदारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हदूद के अंदर फंक्शन करेंगे, उससे तजावुज नहीं करेंगे। देखिए, मुल्क के मसाइल सब सीधे हो जाएंगे। लेकिन जब ये नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता, देखिए पाकिस्तान के अंदर कहने को आइन मौजूद है, कहने को आजाद अदलिया मौजूद है, कहने को यहाँ पर रूल ऑफ लॉ मौजूद है, कहने को यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाल 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से बाद से जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया गया। अब नेकेड डेस्पोटिज्म यहाँ पे हुकूमत उसकी चल रही है, एक डिफेक्टो हुकूमत और कोई चल रही है। तो इस तरह से निजाम नहीं चलते मुल्क के, आंखें बंद करके नहीं चलते हैं। ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड जो है कि हम रेत में सर दबा दें और कहें कि सब ठीक है जी, हमने तो कुछ नहीं देखा। जो हालात हैं इनको बदलने के लिए सबको कोशिश होना पड़ेगा, और ये कमिटमेंट दें अगर उस राउंड टेबल के अंदर। देखिए मुल्क के हालात कितनी जल्दी, तो अब राउंड टेबल पे बैठेंगे मुज़ाकरात में, तभी तो कोई कमिटमेंट होगी, तभी तो कोई नताइज होंगे। अभी अगर हम थोड़ी देर के लिए वैसा अगर थोड़ी देर के लिए एस्टेब्लिशमेंट को हटा देते हैं, अगर इमरान खान साहब के पास ये ऑफर हो कि दूसरी पार्टीज के रहनुमा आपकी बात सुनेंगे और मुज़ाकरात करेंगे, जैसा कि अभी नवाबजादा साहब भी कह रहे हैं, मोइन भट्टो साहब भी कह रहे हैं, तो क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं है पीटीआई के लिए? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये इस तरह से होना चाहिए। नहीं, पहले तो शुरू में प्रोग्राम के आपने ये कहा क्योंकि फौज हुकूमत बनाती है इसलिए फौज से मुज़ाकरात करेंगे। वो तो मैंने उसका जवाब दिया ना, जब वो कहते हैं, जब वो आके यहाँ पे ISPR की तरफ से वो DG साहब आके जब बोलते हैं कि जो आइन शिकनी करेगा उसको सख्त सजा देनी चाहिए, तो फिर हम तो ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान के उसको मद्देनजर रखें और उसके बाद देखें आइन शिकनी कौन कर रहा है। ऑन दैट टच स्टोन जो भी उसमें आपके सामने आ जाए कि ये आइन शिकनी कर रहा है, उसको जरूर सजा दो। अच्छा, मुझे आपकी बातों से ये लगा है कि एक बात सुनिए जी। अभी ये नवाबजादा साहब भी कह रहे थे और ये बात हो रही थी 9 मई के हवाले से। अगर 9 मई का इतना संगीन वाकया था तो 1.25 साल हो गया है, उसका ट्रायल क्यों नहीं हो सका? 1.25 साल से लोग जेलों में क्यों हैं? ये ट्रायल करके आप सजाएं दे के खत्म करते, कुछ अपीलें करते कि ऊपर जाते, जो भी होता। तो सिविल कोर्ट और आर्मी कोर्ट का मसला है ना अभी तक, तो ये केस कहाँ लड़े जा रहे हैं? हाँ जी, मैंने कहा तयन नहीं कर पा रहे ना कि सिविल कोर्ट में होगा, आर्मी कोर्ट में होगा, मुख्तलिफ। आर्मी कहती है भाई हमारे अगर आपने अमला को नुकसान पहुंचाया है तो आर्मी कोर्ट में आए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़े वाज़ेह कह दिया था कि जब तक अदालत में अगर इसका जो है वो अपीलेट अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है, आप अपना काम करें, ट्रायल मुकम्मल करें और सिर्फ सजा को रोक लें। ठीक है, सजा की अनाउंसमेंट बाद में हो जाएगी। ठीक है।
subject यानी to कि the यहाँ decision। पे आपको अदलिया पे एतबार है ना इस चीज पर? लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, इस तरह ये डबल स्टैंडर्ड से निजाम नहीं चलते हैं हुकूमतों के, नहीं खराब हो नहीं, जाते मैं हैं। ये पूछ रही हूँ कि इस बात पर आपको अदलिया पे एतबार है ना कि ये जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ये सिविल कोर्ट में चले ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो चल रहे हैं, देखिए ये हमें फौज के आला अदालत में आला नहीं चलने चाहिए क्योंकि सिविलियंस आला का मामला है ना। इस पे आपको आला अदलिया पे एतबार है? मैं यस या नो आला में आप मुझे अदलिया बताएं। बिल्कुल, आला अदलिया पर बिल्कुल एतबार है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है वो आपने देखा है कि कभी आपने इद्दत के केस में सजा सुना के तजलील की है शरिया लॉ की, कुरान और सुन्ना की, सारी दुनिया में चलें वो एक अलग मुसलमानों की केस और है। इस्लाम की मेरा बेइज्जती मेरा की। आपसे अदालत अदलिया पे एतबार का मकसद था ये पूछने के लिए कि क्या हम इस्टेब्लिशमेंट की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं कि अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेटर या मीडिएटर का किरदार अदा करे? क्यों नहीं, आप बिल्कुल चीफ भी नहीं। जस्टिस को ले मैं लें, आप उनको बिल्कुल भी बिठा लें साथ। बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटिशियन बैठे हैं वो तो, मैं उसके ऊपर बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि आप राउंड टेबल करें, बैठे सारे इकट्ठे बैठ के बात करें, लेकिन बात जो करें वो सिंसियर हार्ट से करें और ओथ के ऊपर करें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इससे राइट लेफ्ट नहीं होंगे, ना किसी को होने देंगे, तब हालात दूसरे दुरुस्त होंगे। अगर पॉइंट विनिंग पोजीशन बनाने के लिए आप किसी की सहारा लेंगे, किसी और ताकत का, तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं मोइन भट्टो साहब के पास वापस आती हूँ। मोइन भट्टो साहब, आपने गुफ्तगू सुनी पूरी एडवोकेट अवैस साहब की, अब आपको क्या लगता है कि क्या इनके पास बेहतर ऑप्शन है कि हम इस्टेब्लिशमेंट हटा के हम अदलिया किसी और इदारे पे एतबार कर लें कि वो साथ बैठ जाए ताकि इनको कोई इनसिक्योरिटी ना हो? नहीं, हमारे इन दोस्तों को सबसे ज्यादा जरूरत है पीटीआई के, हमारे सारे दोस्त काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन थोड़ी सी इसमें मैच्योरिटी की जरूरत है। अदलिया के बारे में भी इनकी जो लैंग्वेज है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। तनकीद की भी कोई हद होती है। अगर हम अपने इदारे को खुद दुनिया की नजर में तजलील करना शुरू कर दें तो क्या फिर हम वतन के साथ मोहब्बत शो कर रहे हैं? पहले तो हमारे ये दोस्त सारे जो हैं इनको ये चाहिए कि जरा तहम्मुल से काम लिया करेंगे। जो इदारा इनके खिलाफ कोई अदलिया हो कोई बात खिलाफ कर दे तो फेसबुक पे वैसे भी ऐसी तैसी कर देते हैं कि कोई बंदा बात ही ना करे। पहले तो मैं समझता हूँ कि इनमें सारे दोस्तों में ये हौसला, हिम्मत और खुशगवारियत आनी चाहिए कि तमाम सियासतदानों के साथ, हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, बाकी जितनी पार्टीज हैं उनके साथ बैठ के इफ़हाम तफहीम से, तहम्मुल से, बुर्दबारी से मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की मैशत के लिए, इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुश्किल मरला मुल्क के लिए है वो मुल्क की मैशत है। अभी तो हमें सबको मिल के मुल्क की मैशत के बारे में सोचना चाहिए। अब ये सोचते हैं अपने केसेस के बारे में। केसेस तो अदालतों में प्रोसेस जो वो जारी है, वो ये नहीं कि प्रोसेस रुका हुआ है, प्रोसेस तो जारी है। और ये जहाँ तक मेरे दोस्त कह रहे थे कि अगर ये केस दुरुस्त है तो फिर अभी तक ट्रायल क्यों नहीं हुआ? अभी तक ट्रायल जो रुका हुआ है वो भी इनकी मुख्तलिफ अदालतों में दरखास्तों से की वजह से जो है ना उसमें स्टॉपेज आया हुआ है। वरना मैं समझता हूँ कि ये केसेस ऐसे हैं कि जिनके ट्रायल में कोई रुकावट है भी नहीं और एविडेंस जहाँ तक है वो भी ऑलरेडी मौजूद है, जब वीडियोस मौजूद है, सब कुछ नजर आ रहा है, बातें जो उनकी रिकॉर्डिंग नजर आ रही है, सब लोग भी देख रहे हैं, एविडेंस कंप्लीट है। उसमें तो कोई शक नहीं कि 9 मई का जो वाकया है उसमें जितने लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये किया उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारे इस इदारे का तकद्दुस बहाल रहे। जहाँ तक सियासतदानों का आपस में मिल बैठने का ताल्लुक है वो भी मैं कहूँगा कि जहाँ तक पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो ये तो सोचें कि जो मिसाके जमहूरियत था वो यही था कि हम किसी तीसरी कुव्वत को जमहूरियत पे जो है वो असरअंदाज नहीं होने देंगे, उनकी इंटरफेरेंस ना होने दें। उस बात को, उस जो मिसाके जमहूरियत का जो इतना अच्छा फैसला था निचोड़ 2 पॉलिटिकल पार्टीज में, उसको ब्रेक किसने किया था? उसको उस इतने बड़े सियासी फैसले को किसने तोड़ा था?
ये तो सोचिए ना, ये अपनी जिम्मेदारी ये तो लें कि हमने ये काम किया था कि सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पे तीसरे इदारे को इंटरफेरेंस उसकी रोकने के लिए इकट्ठे हुए थे, और हमने आके उनकी ये इस फैसले को तोड़ दिया और हमने फिर सियासत को डीरेल कर दिया। ये सारी की सारी जिम्मेदारी के अगर आप गैर जानबदारी से एनालिसिस करें तो हमारे इन दोस्तों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से और गैर सियासी तरीक़ाकार से हुकूमत चलाने की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। मैं तो असेंबली में मौजूद था जब पीटीआई के हमारे दोस्तों की हुकूमत थी, तो जो रवैया यहाँ अपोजिशन के साथ रखा जाता था और बात सुनना पसंद भी नहीं करते थे, अपोजिशन कोऑपरेशन के लिए कहती थी, आगे से जवाब आता था जी आप कौन होते हैं जी कोऑपरेशन देने वाले, ये हम असेंबली से ले लेंगे। यानी ये कोई बात तो नहीं है ना कि एक तरफ मुल्क जो है वो मतलब वी वर एट वार विद आवर एनिमी, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो उन्होंने आके किसी से हाथ ही नहीं मिलाया। मतलब ये कितनी अफसोस की बात है। मुझे तो उस दिन बहुत दुख हुआ था कि हमारा मुल्क जो है ना वो हमारे खिलाफ इतनी बातें कर रहा था, और हमारी अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग के हमारे कायद मियां शहबाज शरीफ साहब भी, वो भी कह रहे थे कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम एक कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे, हम ये सारी पार्टीज एक हैं, हम दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे मिल के जो है ना वो सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। मगर आगे से जवाब क्या आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठे और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये देखें ना, ये बात कितने अफसोस की बात है। चलिए ठीक है नवाबजादा सारी साहब, चीजों को जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, ये सारी चीजें जो हैं वो बड़ी एक गैर जमहूरी जो तरीक़ाकार है, जो अगर उसको जरा थोड़ा सा ये रिव्यू कर लें अपने वो उस सारी फिल्म को, उसको दोबारा देख लें कि हम क्या करते रहे हैं, क्या ये जमहूरी रवैये थे उस वक्त जब, अब आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल को साथ बिठा के ये कहा जाता था कि ये देखें जी ये साहब जो है ना ये जमहूरियत के अलम बरदार हैं, ये जमहूरियत के जो है ना वो मुहाफिज हैं, ये जमहूरियत के लिए काम करने वाले हैं। फिर उनको ही आपने जब गैर जानबदारी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया तो आगे से उनको जानवर कहना शुरू कर दिया। ये कोई अपने तो अभी भी तो यही इमरान खान साहब वही काम कर रहे हैं ना, अभी उन्होंने भी यही कहा है कि मैं दोबारा एस्टेब्लिशमेंट या फौज से जो है वो मुज़ाकरात चाहता हूँ। मैं इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ नवाबजादा साहब से भी। नवाबजादा साहब मुझे ये बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम रैदर देन एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करने के बजाय सियासी पार्टीज़ जो हैं वो अगर इमरान खान साहब के साथ जो है वो गुफ्तगू करें और वो जो है कोई हल निकालें सियासी इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को हटा दें, क्योंकि उन्होंने तो कहा था जनरल आसिम मुनीर साहब ने, मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पहली, के हम किसी सियासी उमूर पे और किसी सियासत के ऊपर ना बात करेंगे ना उसमें मुल्की सियासत में शामिल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है कि हम चीफ जस्टिस को रख लें या कोई जो जिन्हें हम मोतबर समझते हैं, सियासी लोग मोतबर समझते हैं, आवाम का जिन पे एतबार है, उन लोगों को साथ बिठाकर जो है वो आप मुज़ाकरात कर सकते हो? देखें, इसका बेहतर हल तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स आपस में बैठें और अपने मामलात को खुद बैठकर हल करें। देखिए, इससे पहले जब इस असेंबली का उस एड्रेस था प्रेसिडेंट साहब का, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसमें ऑफर की इन्हें कि हर जमात एक एक स्टेप पीछे हटे और जमहूरियत को रास्ता दें, हम मुल्क की इकोनॉमी को रास्ता दें और मुल्क को आगे चलने दें। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे इन दोस्तों ने रिएक्शन वहां पर किया तो वो बड़ा अफसोसनाक था रिएक्शन, इस ऑफर को जिस तरीके से ठुकराया गया और फिर जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई सारा। अच्छा, उसके बाद फिर मुसलसल ये बात आती रह गई कि जी तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठना चाहिए। फिर उसमें कुछ सहाफ़ी हज़रात जाके जब खान साहब से मिले तो खान साहब ने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि जब आप किस तरह मिलकर बैठेंगे जब आप सारों को चोर डाकू कहते हैं। तो खान साहब ने कहा कि जी मैं तो नहीं कहता चोर डाकू, ये बाजवा साहब और फैज साहब मुझे कहते थे कि ये चोर डाकू है सारा। तो
बात फिर हुई है कि जनाब जब अगर उन्हें वो चोर डाकू कहते आप मानते थे, फिर जब उन्होंने आपके बारे में ये कहा तो आप वो क्यों नहीं मानते? बात ये है कि आप तीसरे को क्यों मौका देते हैं, उनकी बातों पे क्यों आते हैं? हम आपस में बैठे, आपस अपने मसाइल, आप इससे पहले आप देखें कि जब 18वीं तरमीम हुई उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के आपस में इख्तिलाफात नहीं थे, कितनी शिद्दत से इख्तिलाफात थे, मगर तमाम पार्टीज बैठी और उन्होंने 18वीं तरमीम की। प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात थे, 58(2)B की तलवार प्रेसिडेंट के हाथ में थी, वो असेंबली को दिलवाई और तमाम प्रेसिडेंट के इख्तियारात जो थे वो असेंबली के पास आए और 73 का आइन अपनी असल शक्ल में बहाल हुआ, सूबों को इख्तियारात मिले, सारा कुछ हुआ। और फिर उसी दौर में आप देख लें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उस पर सब ने इतफाक, और उसके बाद फिर 2013 में मियां साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी कैरी किया, 18वीं तरमीम को भी। फिर खान साहब की हुकूमत आई, खान साहब ने भी दोनों चीजों को कैरी किया। अब ये अब PLM की हुकूमत है, वो भी इसे कैरी कर रही है। तो आपस में हम क्यों नहीं बैठ सकते? हमें जिद छोड़नी चाहिए। जहां तक है ये जो बने हुए केसेस, अगर आप समझते हैं कि ये केसेस गलत बने हुए हैं तो उस पर भी बैठ के बात हो सकती है। अब हर इशू पे बात हो सकती है, मुल्क के हर इशू पे बात कर सकते हैं। जैसे कि अब एक पॉजिटिव बात है कि खान साहब ने ये जो बात अब की है कि जनाब जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बिल्कुल उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, और ये उनकी तरफ से एक अच्छी पॉजिटिव बात आ गई। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी खान साहब ने इस चीज को कि जी हमने ये चीज विद इन द पार्टी अपने उसमें ये चीज तय की थी कि अगर अरेस्ट मेरा हुआ तो GHQB और कोर कमांडर्स के उधर भी एहतजाज होगा। तो उसके बाद मेरे ख्याल है बहस बाकी रही नहीं। खान साहब की स्टेटमेंट के बाद कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अब चाहिए कि हम एक उसके ऊपर आए, उसे आप चाहे RTC गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नाम दे दें, आपस में बैठ के डायलॉग का देखें। क्या कंटेनर के ऊपर तबस्कर नहीं उड़ाया गया था चगजाई साहब का, चादरें ओढ़ के, और उनके बारे में सब कुछ? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बातें नहीं की गई थी? अब उनके साथ नहीं बैठ सके। ये तो प्रीवियस बात हो गई ना, ये तो हम डिस्कस करते रहते हैं ये इश्यूज। नवाब साहब मुझे ये बताएं कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, ठीक है, वो चीज़ तो नहीं हुई। अब एक ये नई उनकी तरफ से पेशकश आई है, तो इस पर जो है वो आप लोग स्टेप लेंगे कोई कि जी हम सियासी पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर जो है इमरान खान साहब से बात करें और हम किसी नतीजे पे पहुँचें, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए किसी नतीजे पे पहुँचें? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जैसे ही खान साहब का स्टेटमेंट आया था कि वो बातचीत के लिए, तो पीपल्स पार्टी ने कहा अगर आप सीरियस हैं हम बीच में इसमें आने को तैयार हैं, आपका गवर्नमेंट के साथ और बाकी मामलात में जो है हम अपना पार्ट प्ले करने को तैयार है। हमारी तो अब भी ऑफर है, हमारी पहले दिन से ऑफर थी कि हम इकट्ठे बैठे और जो मैंने अर्ज की कि 3 चीजों पे हम इत्तेफाक कर लें, बाकी बेशक एक दूसरे की जितनी मुखालफत करनी है करें। ठीक है। मोइन भट्टो साहब, आपकी तरफ से भी ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया कि जी आप लोग भी जो है वो तैयार है मुज़ाकरात के लिए। नवाबज़ादा साहब ने भी ये कहा। एडवोकेट साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये आ रही है, बिल्कुल। आपने सुन लिया, दोनों रहनुमाओं ने अपनी पार्टी के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जो सियासी मुज़ाकरात होते हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात कर लें, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लें, ये मेन 3 चीज़ें रखें। बाकी तो इख्तिलाफात छोटे मोटे चलते रहते हैं सियासी पार्टीज़ में। मुल्क की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप राज़ी हो जाए, आपकी पार्टी राज़ी हो जाए, आपके जो कायद हैं वो राज़ी हो जाएं और पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातों के साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस कर लें, वहाँ डील कर लें। जी बिल्कुल, आपने फरमाया। और अभी नवाबज़ादा साहब से मैं पहले भी बात की है, बल्कि ये बात जो है वो नून लीग की तरफ से भी जो अब इस वक्त जो बात हुई है, ये एक अच्छी एक पेशरफ्त है, लेकिन सिंसियर हार्ट के साथ अगर इसको चलाएं आगे और ऑफर करें। देखें, जब भी हुकूमत बनती है ना, ये ऑफर हुकूमत की तरफ से होती है। मैग्नेनिमिटी का ये जो एक अमल है, वो इसका तरीका ये होता है कि आप कहेंगे कि अभी आप आओ और हम आपको ये TOR हम बना रहे हैं।
आपका जो एजेंडा पे है आप लेके आए और हम बैठ के बातचीत करते हैं सारे पॉइंट्स के ऊपर। नहीं तो आपको पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर की है, पहले पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी पहली तकरीर में जो खिताब था उनका, उसमें उन्होंने कहा था, और इसके अलावा कई दफा जो है वो नून लीग कह चुकी है मुज़ाकरात ऐसे ऑफर होती है। देखें ऑफर जो है ना वो एक जनरल आई, उन्होंने आके पार्लियामेंट को एड्रेस किया, वो दैट इज नॉट द ऑफर। जब डिस्प्यूट बने होते हैं पार्लियामेंट में आप लोग भी तो थे ना, आपके नुमाइंदे नहीं थे वहाँ पे। और बहरहाल जो पुराना हो चुका, जो बात हो चुकी, इसको आइंदा के लिए अगर इसके ऊपर स्टेप लें और लेके आगे चलें। लेकिन अगर साथ ही साथ आप पार्लियामेंट को गलत काम के लिए इस्तेमाल करें, वहाँ पे मामला जो है और तरफ चलें, तो इस तरह फिर वो डाइकोटमी से काम नहीं चलेगा। कोई एक एग्जांपल दे दे, पार्लियामेंट कौन से गलत काम की तरफ जा रही है? गलत काम ये कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर आप अभी ये जो बिल आ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए एक ये अमेंडमेंट का बिल लेकर आ रहे हैं। क्या ये सस्टेन करेगा? आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के बात करें। नहीं, मेरी जितनी नाकिस मालूमात है या जितनी मेरी पढ़ाई स्टडीज है उसके मुताबिक तो ये है कि जो बिल लेकर आ रहे हैं इसमें एक पॉइंट जो बड़ा वाजे है वो ये है कि अदलिया जो है वो आइन की तशरीह के मुताबिक जो है ना तशरीह भी करती है और उसके मुताबिक फिर फैसला करती है, क्योंकि आइन और कानून जो है वो लेजिस्लेटर बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो आप लोग हैं लेजिस्लेटर्स, आप लोग बना रहे होते हैं और उनकी तशरीह हो रही होती है जो अदलिया कर रही होती है। भाई इसमें बहुत सारे उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना, जब लेजिस्लेशन होती है उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना होता है उस वक्त, और वो जब नहीं देखेंगे आप, और क्योंकि अगर वो ये साबित हो जाए कि ये इवेंट स्पेसिफिक है या पर्सन स्पेसिफिक है या किसी एक एक्ट ऑफ एक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को नलिफाई करने के लिए आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके इसको बना रहे हैं, तो फिर उसको मैटर जो है वो फिर अदलिया जो है उसको फिर देखेगी। हाँ, तो इसमें नवाज़ साहब ने कहा ना इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लेना, तीन पॉइंट दिए तो हैं उन्होंने, इलेक्शन रिफॉर्म्स दिया है, चार्टर इकोनॉमी दिया है, डेमोक्रेसी दिया है। ये तो फिर इसका मतलब है कि आप एक फुल कोर्ट बैठ रहे हैं, 13 के 13 जजेस बैठ के एक फैसला कर रहे हैं। नहीं, मैं अदलिया की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि अभी नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि आप इलेक्शन रिफॉर्म से बात कर लें ना, इलेक्शन के कोई इश्यूज हैं तो उसको आप रिफॉर्म कर लें, अदलिया के कोई इश्यूज हैं उस पर भी आप लोग जो है अपनी राय दे सकते हैं। इश्यूज नहीं है, इशू तो इनके इश्यूज हैं। देखे ना, ये कुछ तो इन्होंने भी अपना, इनकी भी रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट ने यही काम करने हैं, आपको अगले को बिठाने के लिए आपको कुछ गवर्नमेंट के तो सॉरी टू से एडवोकेट साहब, ये मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। गवर्नमेंट का बेसिकली काम है आवाम को फैसिलिटेट करना, जो कि वो नहीं कर पा रही। आपके दौर में भी यही काम था, फैसिलिटेट नहीं हुई अब चले, उसमें हम लगा भी लेते हैं 2 साल कोरोना के थे, बाकी साल तो आप लोगों के और गिनने लगेंगे तो फिर मामला कहीं से कहीं चला जाता है। छोड़ दें, आगे को चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि आगे को चलना चाहिए, पिछली बातें छोड़ दें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है आवाम को रिलीफ देना, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके लिए ये खुले दिल के साथ जब तक इस तरफ नहीं चलेंगे कि अब हमने ये काम ऐसे करना है, अब एक तरफ आप जो है जजमेंट को नलिफाई करने की तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या निगोशिएशन होंगी, ये दो सर पहले कदम एक कदम तो निगोशिएशन का उठा लेना, एक दफा मिल के बैठ तो जाए, कम से कम 3 चीजों पे बात करेंगे तो 4-5 चीजें और भी निकल आएंगी बात करने के लिए। इसीलिए हौसला करना पड़ेगा ना पहले। आप एक नहीं तो हौसला करने के लिए तैयार है ना, मोइन भुट्टो साहब ने भी कहा, नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। नवाबजादा इफ्तिखार साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी के, आपका भी शुक्रिया। एडवोकेट अहमद उवैस साहब आपका भी शुक्रिया, और मोहम्मद मोइन भुट्टो साहब आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।